हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सारे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख रहे होंगे, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो बेटा आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है और एक अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है। आज हमारा वन शॉट है। वन शॉट मतलब कि एक ही शॉट में हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। सो करना है, ठीक। ये चैप्टर बहुत छोटा है और सबसे इजी चैप्टर में से माना जाता है इसको, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें क्या है कि 4 से 5 मार्क्स आपके बन जाते हैं। इसकी वेटेज 5 मार्क्स तक इसकी वेटेज है, ठीक। तो इसको आपको स्किप भी नहीं करना और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हेलो बेटा, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसका नाम है हमारा ओवर इन्वायरमेंट। चलिए, उससे पहले ये छोटी सी नोटिफिकेशन, ये है इन्फॉर्मेशन है, ये आप रोज देखते हो, इसमें भी देख लीजिए। 10th वालों के लिए शक्तिमान बैच चल रहा है, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जो आपको मिस नहीं करनी है। देन उसके बाद ये वन शॉट जितने भी आपके लिए आ रहे हैं, जितने भी आने वाले लेक्चर आपके, उन सभी का शेड्यूल है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आ जाइए, ये सारा सीक्वेंस आपकी एनसीईआरटी में इसी तरीके से मेंशन है। मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे, ठीक, और उस पे इसी तरह से पूरा सीक्वेंस आपकी एनसीईआरटी पे मेंशन है। सो आज हम वन शॉट लेके चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा पहला टॉपिक? ओवर इन्वायरमेंट। तो हम देखेंगे कि ओवर इन्वायरमेंट, पहले तो इन्वायरमेंट के बारे में जानना भी जरूरी है। सो इन्वायरमेंट होता क्या है? ओके बेटा, चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक। तो हम पहले जान लेते हैं ये इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात माने तो डेफिनेशन क्या बोलती है? एन इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस। सराउंड अस मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो मिलके एक हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास लाइट आ रही है ना, जमीन है, मिट्टी भी है, एयर भी है, और बहुत सारे लोग मेरे आसपास काम भी कर रहे हैं। और वो क्या है? वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और प्लांट्स भी लग रहे हैं, है ना। स्टूडियो में तो नहीं है, लेकिन बाहर तो प्लांट्स भी है ना। तो जो मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सारे हमारे जितने भी सराउंडिंग में चीजें हैं, ठीक है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ठीक है, दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ इन्वायरमेंट। समझ में आया? हेलो बेटा, हेलो रेणु गुप्ता, सुरेश, ठीक। इसको हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा इन्वायरमेंट है। और अगर हमें, आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, तो डेफिनेशन की माने तो इसकी आप ऐसे भी लिख सकते हो डेफिनेशन, या फिर थिंग्स अराउंड अस दैट इज नोन एज इन्वायरमेंट, उनको हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। और उसमें क्या क्या चीजें आती है? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट। कौन से हो गए हमारे? बायोटिक, ठीक। बायोटिक जो होंगे हमारे, ये हमारे लिविंग कंपोनेंट है। ये बायोटिक और नॉन बायोटिक क्या बोल दिया, धीरे धीरे हम एक एक लेवल में जाते चले जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक से समझना है कि कैसे कैसे सीक्वेंस चल रहा है आगे, ठीक। इसमें आ जाते हैं हमारे, लिविंग में आ जाते हैं हमारे सारे बायोटिक फैक्टर, और उसके के साथ ही क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में आ जाएंगे हमारे सारे एबायोटिक फैक्टर। अब बच्चों को जल्दी हो रही कि मैम आगे का स्टार्ट करो ना, लेकिन बेटा पहले का पढ़ा होगा ना, तभी आपको आगे की जो कॉम्प्लिसिटी है ना, कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ती जाएगी। तो वही तभी समझ आएगी जब आपने पीछे से अपने बेस क्लियर किए होंगे, ठीक। चलिए, अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि इन्वायरमेंट क्या है। जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में, उसको हम इन्वायरमेंट बोल देंगे। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम हम किसको बोलेंगे कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। उसमें क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो उनकी इंटरेक्शन होगी। अब अगर मैं इकोसिस्टम की आपको बात एग्जांपल दे दूं, आप बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, तो वहां पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग से हो गया, क्योंकि जो फॉरेस्ट में रहते हैं एक अलग से इकोसिस्टम और हो जाएगा। जैसे हमारे डेजर्ट में चले जाओ, तो जो डेजर्ट वाली स्पीशीज है वो फॉरेस्ट में आके रह नहीं पाएंगे, और जो फॉरेस्ट वाली स्पीशीज है वो डेजर्ट में जाके रह नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको वहां पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। अब इसी के बेसिस पे, है ना, अब देखो, इसको सबसे पहले जो टर्म इकोसिस्टम थी, ये किसने कॉइन की थी?
आर्थोटेंसलिन है, इनका भी नाम याद रखना है, ठीक। अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो एग्जामिनर को लग जाएगा भाई नॉलेज है बच्चे को। उसके बाद हमने इकोसिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन सी, नेचुरल इकोसिस्टम और साथ में हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की एग्जांपल मुझे बताएगा, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। नेचुरल इकोसिस्टम में हमारे क्या क्या चीजें आ जाती है, और आर्टिफिशियल क्यों बोला है हमने, आर्टिफिशियल और नेचुरल क्यों बोला है, इनको 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या इक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो नेचुरल इकोसिस्टम में वो सारा इकोसिस्टम आ जाएगा जैसे कि हमारा जो नेचुरली मेंटेन है, जो नेचुरली अपने आप मेंटेन है, जैसे हमारे ग्रासलैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए। फॉरेस्ट में हम जाके कुछ भी मेंटेन तो करते नहीं है ना, तो वो हो गया हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें हमारा क्या आ जाते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ गया। इसमें मैं एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड पेन चेंज कर लूँ, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देन उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करते हुए चलना है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इकोसिस्टम, डेजर्ट आ गया जैसे, ठीक, ये सारे इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, जिसमें हमारे ह्यूमन इन्वॉल्व होंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आपने अपने घरों में गार्डन लगा रखा है ना, तो गार्डन भी एक आर्टिफिशियल ही इकोसिस्टम हुआ। आप बाहर से पेड़ खरीद के ला रहे हो, ऐसे तो वो नेचुरली है, लेकिन उसको मेंटेन आप खुद कर रहे हो। उसमें जब पत्ते लग गिर जाते हैं वो नीचे घास पे, उसको आप खुद उठाना पड़ रहा है, डिकम्पोजर नहीं है वहां पे, है ना। या फिर एक और उसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है क्या, हमारा जो एक्वेरियम है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, अंश ने आंसर बिल्कुल सही दिया। एक्वेरियम जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। उसमें क्या होगा, डिकम्पोजर होंगे नहीं, प्लांट्स भी रखे होंगे, उसमें फिशेस भी होंगी, लेकिन आपको पानी बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो वो एक मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, तो उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलेंगे, ठीक है। तो कौन सा हो गया हमारा, एक्वेरियम, ठीक है। या फिर क्रॉप फील्ड भी, आप खेती करते हो ना, तो उसको भी क्रॉप फील्ड भी, ठीक, क्रॉप फील्ड भी हमारा किसमें आता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब आपकी एनसीईआरटी में ये चीज भी लिखी है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम लिखी है कि नहीं, आपने अगर अपनी एनसीईआरटी खोल रखी है तो उसमें ये चीज भी लिखी हुई है, ठीक है। हाँ जी आपने भी बता दिया, पढ़ लिया मैंने आपका भी बेटा। अभी स्टार्ट ही किया है, बस स्टार्ट किया मैंने, आपको सिर्फ इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताई है और इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई है। देखो अब देखो यहाँ पे हमें देखने को मिला है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो आपको क्या बताना है कि मेन कितने कंपोनेंट है, हमने देख लिया यहाँ पे कौन कौन से आते हैं हमारे, बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा हमारा, लिविंग और नॉन लिविंग भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे आपको एक डायग्राम में देखने को मिल रहा है, पानी दिख रहा है ना, साइड में पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, सॉइल भी दिख रही है ना, सनलाइट भी आती हुई दिख रही है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सारे एबायोटिक। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ एबायोटिक वालों को, ठीक है, ये हमारा एबायोटिक है, सनलाइट आ रही है ना, वाटर जो है हमारा ये भी हमारा एबायोटिक है, यहाँ पे सॉइल है ये भी हमारा एबायोटिक है। उसके बाद ये देखो माउंटेन्स दिख रहे हैं ये भी हमारे क्या है, एबायोटिक। और बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। अब देखो यहाँ पे हमने दे रखा है एबायोटिक की सभी की लाइन वो लिख रखी है, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, विंड, वाटर, एयर, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में। लेकिन अब बात ही आती है हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज में, ठीक। 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी, पहले तो हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक, देन उसके बाद आ जाएंगे हमारे कंज्यूमर्स और उसके बाद आ जाएंगे हमारे डिकम्पोजर्स, ठीक। ये फ्लो चार्ट मेरे साथ साथ अगर आप बनाओगे तो एग्जाम टाइम पे बस 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने के लिए, अदरवाइज पूरा पूरा दिन एक चैप्टर को दोगे, ठीक, ये चीज याद रखना। अब
जो हमारे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोल दो या लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है। हमने देख लिया कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर क्या होते हैं, ये हमें देखने हैं और ये बहुत जरूरी भी है, ठीक है। अब देखो इनके ये जो नाम है ना, ये खुद में एक्सप्लेन कर रहे हैं इनका क्या क्या कैरेक्टर है, क्या बताते हैं ये। हाँ भाई, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, P फॉर प्रोड्यूसर्स, P फॉर प्लांट, ये चीज याद रखना, ठीक। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात सुनी तो प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। क्या बोलेंगे उनको हम, ऑटोट्रॉफ्स। क्या हो जाएंगे वो, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे हमारे, ऑटोट्रॉफ्स, क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन और क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, दे यूजुअली इंक्लूड ग्रीन प्लांट, इसमें आ जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। दे ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यूज इट टू मेक फूड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आप सिंपली ये चीज भी लिख सकते हो कि इनऑर्गेनिक को वो ऑर्गेनिक में बदल देंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर यूज करके वो ऑर्गेनिक में बदल देंगे, ठीक है। या फिर सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में, सन एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी लिख सकते हो। आपको ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि जो सनलाइट यूज करते हैं उसको कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बताना है कि केमिकल एनर्जी में, ठीक है। सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में, ठीक, केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग मैम की थोड़ी ऊपर नीचे है, जहां समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक। ये चीज क्लियर होगी। देन प्रोड्यूसर का तो पता चल गया, मतलब प्रोड्यूस करना, अपना खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, ठीक। ये सारी चीजें होंगी इनमें, तो इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ये चीज याद रखना। अब दूसरे आ गए हमारे कंज्यूमर्स, ठीक। कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि ये अपना खाना दूसरों से ही लेते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कंज्यूम करते हैं दूसरों से। मतलब कि इनकी अगर हम डेफिनेशन बता दें तो एनिमल्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर बिकॉज दे इंजेस्ट प्लांट मटेरियल और अदर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स यूजिंग द एनर्जी स्टोर इन दिस फूड टू सस्टेन देमसेल्व्स, मतलब कि जो हमारे प्लांट्स में एनर्जी स्टोर होगी, प्लांट्स ने तो अपना खाना बना लिया, लेकिन उसको जो खाने वाले होंगे वो हमारे हो जाएंगे कंज्यूमर्स। जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो दूसरों से खाना लेते हैं या फिर जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ये चीज भी याद रखनी है, उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक, उनको हम बोल देंगे हेटेरोट्रॉफ्स। हाँ जी, चेतना ने बिल्कुल सही बताया, हेटेरोट्रॉफ्स। ये चीज हो गई, कंज्यूमर्स का भी पता चल गया और प्रोड्यूसर्स का भी पता चल गया। नेक्स्ट हमने देखा था 3 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला आ गया हमारा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं वो चीजों को। कैसे करते हैं डिकम्पोज, इसमें डेफिनेशन देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो कुछ को, ठीक है। तो मतलब बहुत ही छोटे छोटे होंगे और उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारे बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, ठीक, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे उसमें आ जाते हैं। विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस और नोन एज डिकम्पोजर। वो क्या करते हैं कि अब देखो ये हमारे प्लांट है, प्लांट की भी डेथ होती है, पत्ते भी गिरते हैं ना, और एनिमल्स जो ये खाते हैं इनकी भी डेथ होती है। इन दोनों की गति करने के लिए हमारे आ जाते हैं डिकम्पोजर। आगे आगे देखेंगे हम इनका मेन रोल क्या होता है, ठीक। तो इनमें क्या बताता है ये, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर। एग्जाम्पल बताइए इन्होंने, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि हमने देखा था कि हमारा जो प्लांट है वो किस किस से बने होते हैं, हमारी बॉडी में भी कितने सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं, है ना। कैल्शियम, हमारी बॉडी कैल्शियम से बनी है, कार्बन से बनी है ना। और इसकी प्लांट्स में भी देखने को मिलता है हमें
क्या देखने को मिलता है, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगी प्लांट्स में, है ना। तो ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, जब ये दोनों मर जाएंगे, ठीक है, इन दोनों की जब डेथ हो जाती है तो हमारे डिकम्पोजर इन पे काम करते हैं और जो इनका इनऑर्गेनिक मैटर है उसको सभी को वो मिट्टी में मिला देती है, ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए और उसमें क्या हो जाए, नए प्लांट्स दोबारा ग्रो कर पाए। तो इसी तरह ये साइकिल रिपीट होता है। ठीक, समझ में आया? ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट, वही बात है यहाँ पे भी। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक आपको चेन सी बनती हुई नहीं दिख रही, कि मतलब इसको ये खा रहा है, ठीक, फिर इसको आगे हमारे ये डिकम्पोजर्स खा रहे हैं, दिख रही है ना चेन बनती हुई, एक सीक्वेंस सा बनता है ना। तो यहीं से आपका ओरिजिन होता है एक नए टॉपिक का जिसका नाम है फूड चेन। और ये भी आपकी फूड चेन आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक, अब हमने देख लिया ये एक सीक्वेंस बन रहा है, चेन सी बन रही है। तो अब देख लेते हैं ये फूड चेन होती क्या है। ठीक, लो भाई आ गई आपकी फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें, भाई फूड चेन, फूड वेब में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद तो नहीं रहेगी कंफ्यूजन, क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि ये चेन बनी कैसे है। ठीक है, आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स में क्या क्या आते हैं, आपको पता है कि कंज्यूमर्स में क्या क्या आते हैं। एक बात और, कुछ बच्चों को वहम होता है, कुछ बच्चों को ये भी वहम होता है कि हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो हमारी मम्मी भी प्रोड्यूसर्स है। किस किस को ऐसा लगता है, मुझे ये बताओ। यस सिर, हेलो बेटा। किस किस को ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो वो भी प्रोड्यूसर है? सुहानी, आपको लगता है? हाँ, मैं यही बता रही हूँ, व्हाट आर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स आपको बता दिया कि जो अपना खाना खुद बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे अपना खाना खुद, जिसमें आ जाते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि हमारे प्लांट्स, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, या फिर कुछ हमारी एल्गीज भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक, तो वो भी हमारा क्या है, खाना खुद बना सकते हैं, मतलब कि जो अपना खाना इनऑर्गेनिक मैटर को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज प्रोड्यूसर। बस इतनी सी चीज याद रखनी है आपको। और प्रोड्यूसर्स में आते हैं हमारे प्लांट्स और हमारे बैक्टीरियाज। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट्स इट। हाँ जी, ये हमारे हो गए प्रोड्यूसर्स की बात। अब देखा कि जिन बच्चों को ये लगता है कि उनकी मम्मी तो खाना खुद बनाती है वो भी प्रोड्यूसर्स हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपकी मम्मी सिर्फ खाना पकाती हैं, लेकिन वो जो बनाएंगी खाना, सब्जी तो बनाएंगी ना वो, और जो रोटी बनाएंगी वो भी कहाँ से, वो भी तो एक पेड़ से आती है ना, वो भी गेहूं भी तो एक पेड़ ही है ना, तो वो वहीं से आया हुआ। बस हमारा स्टाइल चेंज है भाई, कुछ पका के खाते हैं, कुछ कच्चा खाते हैं, लेकिन है तो हम भी अल्टीमेटली कंज्यूमर ही। ठीक है, आप लोगों में से कोई है प्रोड्यूसर तो मुझे बता दो, या कोई डिकम्पोजर है वो भी बता दे। बता दिया बेटा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, बता दिया मैंने। ठीक, अब हमने देख लिया एक सीक्वेंस बन रहा है, एक चेन सी बन रही है। क्या बन रही है चेन? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर आए, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी फूड चेन, जो हमने कहाँ पे पढ़ी है, आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। एनसीईआरटी खोल के देखो अपनी। ठीक है, अब देखो ये फूड चेन बोलती क्या है। Food chain is a linear sequence of organisms where nutrients and energy is transferred from one organism to another organism। मतलब कि एक सीधी चेन है, समझ लो, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एनर्जी है, वो ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। कैसे होती है भाई, ये भी देखते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं और क्या है इसमें। This occur when one organism consume another organism। ये किस कब होती है? जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा या उसको खाएगा। It begin with the producer। begin मतलब स्टार्ट, ये इस लाइन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। It begin with the producer। प्रोड्यूसर क्या बताया आपको? ग्रीन प्लांट। ठीक, तो ये हमारे हो गए प्रोड्यूसर्स। बिगन मतलब यहाँ से, यहाँ पे नंबर 1 दे रखा है ना, तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी फूड चेन, ये चीज याद रखना। ऑर्गेनिज्म follows the chain and end with the decomposer। मतलब कि जो हमने पीछे वाला सीक्वेंस पढ़ा ना, पीछे वाला सीक्वेंस, कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है फूड चेन और खत्म कहाँ पे होती है, हमारे कहाँ पे खत्म होती है? डिकम्पोजर पे। ठीक, बीच में कंज्यूमर बहुत टाइप के आ जाते हैं, क्योंकि घास है तो घास मतलब कि कोई पेड़ है,
तो पेड़ पे हम लोग भी डिपेंड है, हम लोग भी पेड़ से खाना लेते हैं। बाकी कितने टाइप के जानवर है वो भी तो कंज्यूमर ही है, वो भी तो कितने टाइप के पेड़ पे फीड करते हैं और कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है ना। अब देखो ये स्टार्ट हुई है यहाँ से। पहला स्टेप में क्या होता है कि ये जो ग्रास है ना, ग्रास को खाया ग्रास ओपर ने, इससे एनर्जी ट्रांसफर हुई हमारे ग्रास ओपर में, ठीक है। अब ग्रास ओपर को भी खाने वाला बैठा, उसको खा लिया माउस ने, ठीक है, ग्रास ओपर को खा लिया माउस ने। अब जो ग्रास ओपर के पास एनर्जी थी उसको खा के उसका भी थोड़ी एनर्जी मिल गई। अब माउस को खा लिया, स्नेक को भी भूख लगी है भाई, ठीक है, इसकी मम्मी तो दाल चावल बनाती नहीं, इसलिए इसको इसी से पेट भर के खाना, इसी से अपना गुजारा करना पड़ेगा। इसने खा लिया इसको, देन स्नेक ने तो खा लिया माउस को, तो ईगल बोलती है मैं क्या खाऊंगी भाई, तो इसने इसको खा लिया। देन जब इसकी डेथ होती है, ईगल की डेथ होती है, यार ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, जब ईगल की डेथ होती है, स्नेक की डेथ होती है, या माउस की या ग्रास ओपर की या ग्रास की, इन सब पे काम करेगा, इन सब के क्या, हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी यहीं पे आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर हो रही है ना, और इन सब पे जब इनकी भी डेथ होगी, इसकी डेथ होगी, इसकी इन चारों में से किसी की भी डेथ होगी, तो उन सबको कौन डिकम्पोज करेगा, हमारे डिकम्पोजर, ठीक है। उनको मिट्टी में कौन मिलाएगा, हमारे डिकम्पोजर। क्यों, क्योंकि भाई आपकी गली में अगर कभी कोई चूहा मर गया तो उसकी अर्थी उठाने कोई नहीं आएगा, चूहे लोग नहीं आएंगे उसकी अर्थी उठाने के लिए, उसको भगवान ने उसके लिए भी एक सिस्टम बना रखा है कि हाँ भाई तुम्हारे लिए मैं डिकम्पोजर बना देता हूँ, तो वो ही तुम्हारी गति करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, इतना ढेर लग जाएगा, चूहे गली में मिले मरेंगे, ठीक। अब देखो इस पे, इन सभी पे काम कौन करेगा, हमारे डिकम्पोजर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डिकम्पोजर, ठीक। यहाँ पे इन सभी पे जब इनकी, इसकी इनमें से किसी की भी अगर डेथ होती है तो उन सभी को डिकम्पोज कौन करेगा, हमारे डिकम्पोजर। ये चीज याद रखना है, ठीक। अब देखो ये तो हमारा हो गया, हाँ 10% पे भी आएंगे बेटा, 10% पे भी आएंगे, वो भी समझेंगे। पहले ये फूड चेन तो समझ लें। अब देखो एक और टर्म दी हुई है आपकी ही एनसीईआरटी में, भाई मैं खुद से कुछ नहीं पढ़ा रही, जो आपकी एनसीईआरटी में चीजें दी है हम तो वही चलते हैं, वही फॉलो करते हैं, कोर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक। क्योंकि पेपर तो वहीं से आएगा ना भाई, एक्स्ट्रा पढ़ा के क्या ही करोगे, एक्स्ट्रा पढ़ के क्या ही करोगे, जब 11th 12th में आओगे तब पढ़ा दूंगी एक्स्ट्रा भी, ठीक। अब देखो फूड वेब, ठीक है, जहां पे मुझे लगेगा कि थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है वहां पे आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। अब देखो, हाँ जी, वही डिफरेंस बता रही हूँ फूड चेन और फूड वेब। पूछो अपना डाउट, जल्दी पूछो। फूड वेब क्या होता है, ए फूड वेब इज अ सिमिलर टू द फूड चेन, मतलब फूड चेन की जैसी ही होती है फूड वेब, लेकिन डिफरेंस क्या हो, बट द फूड वेब इज कंपैरेटिवली लार्जर देन ए फूड चेन, मतलब कि फूड चेन के कंपैरिजन में फूड वेब हमारी ज्यादा बड़ी होगी। वेब क्या होता है, आपने देखा है ना कि मकड़े का जाल था, उसको वेब ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखने को मिल रहा है कि एक ही लाइन में पूरी चेन बन रही है, चेन एक ही लाइन में होती है ना, तो इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने एक ही लाइन में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक जाला टाइप बन रहा है। जाला टाइप मतलब जाला नहीं समझ लेना अपने दिमाग में, मतलब कि जब हमारी आगे इसकी डेफिनेशन क्या है, ओकेजनली सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय मैनी प्रेडेटर, आप ये भी बोल सकते हो, और इट इज कंज्यूम्ड सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू दिस मैनी ट्रॉफिक लेवल गेट इंटरकनेक्टेड। अब देखो यहाँ पे बात आई है ट्रॉपिक लेवल की, ट्रॉफिक लेवल की। उससे पहले ट्रॉफिक लेवल की बात है, उससे पहले हम ये चीज जान लेते हैं कि फूड वेब में क्या होता है कि जब बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि इस ग्रास को सिर्फ ग्रास ओपर खा रहा है और ग्रास ओपर को सिर्फ माउस ही खा रहा है, लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस ग्रास ओपर को फ्रॉग भी खा लेगा, ठीक है, इस ग्रास ओपर पे फ्रॉग भी फीड कर लेगा, मतलब 2-3 चीजें इसमें कनेक्ट हो रही हैं। इस ग्रास ओपर को लिजर्ड भी खा लेगी, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को 2-3 लोग खा रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आगे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी देख रहे हो आप अपनी, उसमें लास्ट में दे रखा है ना, तो वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले आप ये तो पढ़ लो, ये भी पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायो पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन पहले पढ़ तो ले। हम पहले शुरुआत से तो चल रहे, डायरेक्ट फाइनल खेलने जा रहे हो यार, ठीक। तो
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ही सीक्वेंस में चल रही है सारी चीजें, लेकिन फूड वेब में क्या होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारा ग्रास ऊपर देख रहा है ना, इसको ही खाने वाले 3-4 आ जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है कि जैसे ये ग्रास है, ठीक है, तो इसको कितने लोग खा रहे हैं, 3-4 लोग खा रहे हैं। यहाँ पे ग्रास ऊपर है तो ग्रास ऊपर को बर्ड्स भी खा रहे हैं, फ्रॉग भी खा रहा है, माउस भी खा लेता है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में, मतलब एक चेन मिलके जब बहुत सारी ऐसे जाला सा बना देंगी, ऐसी यही चीज ऑब्वियसली बात है, या ट्रिक तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना माइंड में। तो यही सोच लो कि बहुत सारी चेन मिलके जब एक जाला सा बना देंगी तो उसको हम बोल देंगे फूड वेब। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमारी फूड चेन मिलके इंटरकनेक्ट हो जाएंगी आपस में तो वो एक फूड वेब बन जाएगा। या फिर हम ये जो यहाँ पे लिख रखा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को बार बार कंज्यूम किया जाएगा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तब हम बना देंगे उसको, ये हो जाएगी हमारी फूड वेब। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इस लाइन पे जोर देना, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ट्रॉफिक लेवल, ड्यू टू दिस मैनी ट्रॉफिक लेवल गेट इंटरकनेक्टेड। अब यार ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, पहले फूड चेन फूड वेब समझ में नहीं आ रहा था, अब फूड चेन फूड वेब समझ में आ गया, अब ये ट्रॉफिक लेवल नई आफत है ना। अब देखो, देखते हैं यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल दे रखा है ना, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल रेफर टू ए लेवल और पोजीशन इन अ फूड चेन और फूड वेब। मतलब कि किसी भी आपके स्कूल में भी पोजीशन होती है ना, कि ये वाला टीचर एचओडी है, उसके नीचे वाला सीनियर ये है, उसके बाद जूनियर टीचर ये है ना, एक अलग अलग पोजीशन होती है। उसी तरह यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो पोजीशन है इकोसिस्टम में, ठीक है, वो एक लेवल पे, ठीक है, उसको हमने एक अलग अलग तरह का लेवल दिया कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा होंगे वो एक लेवल पे आएंगे, उससे कम जो होंगे वो दूसरे लेवल पे आएंगे, उसके कम जो होंगे वो तीसरे लेवल पे आएंगे। इसी तरह से हमने मतलब जैसे हमने मतलब एक सीक्वेंस बना रखा है, वो कैसे बना रखा है वो भी हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, किसकी पोजीशन देखते हैं, जो हमारे फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं सिर्फ हम उनकी पोजीशन देखते हैं। ये भी याद रखना, आपके स्कूल के टीचर्स की बात नहीं मैं कर रही, ठीक, आपके जो फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनकी जो पोजीशन है हमारे इकोसिस्टम में उसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक। तो क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि बेटा समझाने को तो मैं समझा दूंगी लेकिन लिखनी तो आपको डेफिनेशन भी पड़ेगी ना, तो ये सारी फारसी भी लिखनी है आपको वहां पे, तो इसलिए इनको भी पढ़ लो, सुनने में तो बहुत मजा आ रहा है। और कॉपी पेंसिल खोल के, कॉपी पेन खोल के ही बैठना है मेरे सामने, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ ट्रॉफिक लेवल रेफर टू ए लेवल और पोजीशन ऑफ इन अ फूड चेन। मतलब कि फूड चेन और फूड वेब में जो पोजीशन होगी इन एन इकोलॉजिकल पायरामिड, यहाँ पे एक पायरामिड के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, उनकी जो पोजीशन है हम उसको एक पिरामिड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वो देखते हैं कि क्यों करते हैं, वो आगे देखते हैं। इट इज ऑक्युपाइड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सिमिलर फीडिंग मोड। मतलब कि एक लेवल पे एक ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनका सिमिलर फीडिंग मोड होगा। देन उसके बाद इन एन इकोलॉजिकल पायरामिड द वेरियस ट्रॉफिक लेवल आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसमें बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल आ जाएंगे, जैसे कि हमारे आ जाएंगे इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एट द बेस। तो हमने देख लिया कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स। ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, या हमारी हरी भरी एल्गी बैक्टीरिया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज समझ में आई। अब देखो उसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर। भाई ये जो कंज्यूमर्स है ना ये बड़े ढीठ है, मतलब कि ये आगे 3-4 टाइप के हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक्स्ट्रा, ठीक, क्वाटनरी ऐसे होंगे आगे, लेकिन इतने ज्यादा होते नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो जाते हैं, इतने ही काफी हैं। एंड प्रीडेटर, या फिर इनको हम डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रीडेटर बोल लो या डिकम्पोजर बोलो, वैसे प्रीडेटर ही रहते हैं इसमें। वो क्यों रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। अब देखो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको एक प्राइमरी प्रोड्यूसर मिल रहा है और ये यूज क्या कर रहा है, सन एनर्जी। मतलब कि ये क्या है, हमारा प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सन एनर्जी यूज करता हुआ दिख रहा है ना, सिर्फ यही अपना खाना सन एनर्जी से बना सकता है, बाकी तो अपना खाना इसी से ही लेंगे भाई। लेकिन जो अपना खाना सन एनर्जी से बना सकता है वो कौन है हमारा, वो सिर्फ है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है, या फिर हम ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं, ठीक। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, जो इस पे फीड करेंगे, ठीक।
जो इस पे फीड करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल किसकी दी थी, ग्रास ओपर की, वही चीज दिमाग में रखनी है जो हमने फूड चेन में देखी थी ना। तो इसमें आ जाएंगे जो हमारा ग्रास था वो आ जाएगा हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, सबसे पहले जो प्रोड्यूस करने वाला है। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो उसको कंज्यूम करने वाला है। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा हो गया, जो उसके ऊपर फीड करेगा। देन उसके बाद आ जाता है टर्शरी क्वार्टनरी, ठीक है, ये हमारा हो जाएंगे हमारे ट्रॉफिक लेवल की, मतलब एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है। अब जब इसने इसको खाया तो इसको एनर्जी मिली, फिर इसको खाया इसने, ठीक, इसको एनर्जी मिली, फिर इसको खाया इसने, इसको भी थोड़ी एनर्जी मिली, और इसने खाया इसको, इसको भी एनर्जी मिली। पर कितनी एनर्जी मिली ये भी तो जानना है ना, कितनी एनर्जी मिली। तो अब आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि एनर्जी मिली 10%, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये 10% एनर्जी कैसे मिली, ठीक। उसके पहले आपको मैं बता दूं, देखो हमने देखा कि जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाती है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे बहुत कचरा सा फैला दिया है ना। देखो यहाँ पे हमें को देखने को मिल रहा है कि डिकम्पोजर डिकम्पोजर डिकम्पोजर, हर तरफ का इशारा डिकम्पोजर की तरफ ही जा रहा है। मतलब कि मरते तो प्लांट भी हैं, ये भी ये भी ये भी, इन सबकी डेथ होती है ना। तो इनको मिट्टी में कौन मिलाता है, वो आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, ठीक। तो डिकम्पोजर जब इनको क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, दोबारा से एक प्रॉपर एक सरफेस बना देंगे, किसके लिए, कि उस जगह में उसको फर्टिलाइज बना देंगे ताकि उसमें हमारे नए प्लांट ग्रो कर सके। हमें पता है कि हमारी बॉडी किस किस से बनी है ना, जैसे उसमें कार्बन भी है, कैल्शियम भी है, ये सारी चीजें हैं। प्लांट्स किसके बने हैं, उसमें भी नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ये सब, ठीक। तो जब इसकी डेथ हुई तो इसने क्या किया कि जितने भी इसके इनऑर्गेनिक मैटर थे उनको दोबारा उसने मिट्टी में मिला दिया ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब फिर उसके बाद एक बेस बना दिया जिसपे हमारी जो नया प्लांट था वो ग्रो कर सके। और इसी तरह जब नया प्लांट ग्रो कर गया तो उसको खाने वाले भी तैयार हो जाएंगे फिर, तो उसी तरह ये हमारा दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक। ये था हमारा किसका, ट्रॉफिक लेवल का। उसके बाद ये ग्रीन वाला मैम दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा ये ग्रीन वाला क्या बता रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, ठीक है। ग्रीन वाला भी दिख रहा है, ये इशारा क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये इशारा कर रहा है कि कितनी एनर्जी ट्रेवल हुई। हमने तो देख लिया कि इसको खा के इसने इसको खाया तो एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मिली ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये भी आपकी एनसीईआरटी पूछती है कि कितनी एनर्जी मिली, तो वो आती है हमारा एनर्जी फ्लो में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि 10% लॉ। तो 10% लॉ क्या बोलता है आपका, कि पहले हम एनर्जी फ्लो की डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन से चलना बहुत सही रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलती है, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको देखने एक ही तरफ के एरो चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि प्लांट इसको खाएगा, खा सकता है क्या प्लांट इसको, नहीं खा सकता भाई। ऐसा तो है नहीं कि शेर को ये खा जाएगी, नहीं खा सकती भाई, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसलिए हमारी जो एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। बेटा अगर आपको सेशन सही लग रहा हो तो जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ये सेशन, ताकि उन बेचारों का भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, energy flow in an ecosystem is always unidirectional in nature because most of the energy is released at the trophic level in the form of heat and performed metabolic activity। अच्छा जी, then आगे क्या बोलते हैं, hence 10% energy is transferred from one trophic level to another trophic level। मतलब कि हम यहाँ पे एक, हाँ जी, सेशन को लाइक जरूर करना है, मुझे लाइक चाहिए, बहुत ज्यादा लाइक चाहिए, इसी तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। फटाफट से लाइक कर दो पहले। अब देखो यहाँ पे हम एक वो बना देते हैं, पिरामिड बना देते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया एक पिरामिड, ठीक। अब सपोज करो कि इस जगह पे हमारे जो प्लांट्स हैं इनके पास है 10,000 जॉल एनर्जी, ठीक है। 10,000 किलोजोल, किलोजोल में मेजर किया जाता है, 10,000 किलोजोल में एनर्जी है। उसके बाद जब ये एनर्जी ऊपर वाले उसमें गई तो यहाँ पे बची 9,000 थी वो सारी रिलीज हो गई, ठीक है। 9,000 सारी रिलीज होगी, पीछे बची सिर्फ 1000, ठीक है।
1000 क्या ही बोल रही, 1000 सिर्फ 1000 एनर्जी बची, ठीक है, वो आ गई हमारी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक, किलो जूल। और हमारी 9000 जो थी वो सारी रिलीज हो गई, किस में रिलीज होगी, हीट की फॉर्म में। और हमारी जो बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में, इन सभी में सारी हमारी एनर्जी रिलीज हो गई। भाई सिर्फ 10% ही जाती है सिर्फ आगे, ठीक, ये चीज भी याद रखनी है। अब उसके बाद जब ये वाली थी तो इसमें से जब इसको जिसके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म, सपोज कर लो ये हमारा ग्रास है, ये हमारा ग्रास ओपर है, ठीक, तो ग्रास ओपर को जब हमारे फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग के पास कितनी जाएगी, कौन बताएगा मुझे, फ्रॉग के पास जाएगी 100, इसका 10% कितना हो जाएगा 100 किलो जूल, ठीक है। और इसमें से 900 जो थी, 900 जो है वो सारी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये चीज समझ में आई। उसके बाद हमारा जो मेंढक था उसको किसने खा लिया, उसको किसी चूहे ने खा लिया, ठीक, सपोज कर लो यहाँ पे मैंने बना दिया स्नेक, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक खाता है ना, स्नेक को खा लिया, तो इसने अगर यहाँ पे रिलीज होगी तो 90% 90 जो एनर्जी थी वो रिलीज होगी, तो यहाँ पे आएगी 10 ही मिली। अब उस स्नेक को खा लिया किसने, ईगल ने खा लिया या हॉक ने खा लिया, ठीक, तो हॉक को जब खा लिया तो यहाँ पे किलो जूल, और यहाँ पे कितनी 90% जो थी वो सारी हमारी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारी सपोज करो ईगल है या हॉक है, हॉक ने सांप को पकड़ा और ले लिया, तो यहाँ पे कितनी बचा जाएगी, इसका 10% कर लो, 0.1%, बताओ भाई, तो कितनी यहाँ पे 9 जूल जो थी, 9 जूल जो थी वो हमारी रिलीज हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें जो एनर्जी है 0.1 जूल जो है ये क्या इनफ होगी इसके जीने के लिए, नहीं, इसको और ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड रहना। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या जो हमारे ट्रॉफिक लेवल है वो मोस्टली 4 या 5 से ऊपर के क्यों नहीं होते, तो वो इसलिए नहीं होते, पायरामिड जो होते हैं वो 4 या 5 उससे ऊपर के क्यों नहीं होते, तो वो इसलिए नहीं होते क्योंकि एनर्जी बचेगी ही नहीं इससे ऊपर, है ना, एनर्जी इससे ऊपर बचेगी ही नहीं, तो क्या फायदा उसका, है ना। आगे जैसे जैसे हम इसका 10% निकालते जाएंगे तो 0.01 0.001 ऐसा आएगा, तो इसको कोई एनर्जी है भी कोई, ये उनको तो बहुत सारी और चीजों पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम सिर्फ इतने से ही में इसको 4 या 5 पिरामिड में 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक, ये चीज हो गई। ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जिसमें हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक। और हमेशा याद रखना जो हमारे प्रेडेटर्स होते हैं, हम आपने भी देखा होगा कि लायन जो होंगे उनकी पॉपुलेशन कम होगी एज कम्पेयर टू डेयर जिसपे वो फीड करता है, ये चीज भी होगी हमारी। अब क्या बचता है, और बायोमैग्निफिकेशन, ये भी टर्म आपको दे रखी है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या बोलती है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या बोलती है कि देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को और किस किस नाम से, कभी एग्जामिनर आपको घुमा के दे दे क्वेश्चन कि बताओ बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन क्या होती है, तो भाई आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो क्या बता दिया, क्या पूछ लिया ये, या फिर बोल दे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसके ये 2-3 अलग अलग नाम है, ये भी याद रखने हैं, ठीक है। इज द इंक्रीजिंग concentration of substance such as toxic chemical in the tissue of organisms at successively higher level in a food chain, मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो accumulation of toxic substance in increasing level, मतलब कि यहाँ पे देख लो, आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आपने पेस्टिसाइड अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा DDT के बारे में, जल्दी से हैंड रेज करो जिन्होंने अपनी 9th क्लास में DDT के बारे में पढ़ा है, जल्दी से बताएंगे। जोंगकुक, BTS फैन यहाँ भी, चलो ऐसी उम्मीद तो नहीं थी मुझे, अभी एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो कुछ। हाँ जी बिल्कुल सही, सुहानी ने पढ़ा है, सुहानी ने पढ़ा है, ठीक है सुहानी, ठीक है। देखो DDT का क्या काम होता है कि एज हम उसको क्या करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं अपने फसल में ताकि उसको पेस्ट ना लगे, लेकिन वो एक हार्मफुल केमिकल है, और क्या है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये टर्म याद रखनी है। तो
तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होंगे उनका क्या क्या हार्म करते हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रख लो कि वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उनके द्वारा वो क्या डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो इसलिए वो वैसे एज इट इज रहेंगे, हमारे यहाँ बहुत साल लगे जाएंगे उनको डिकम्पोज होने में। तो क्या होता है कि जब आपने अपने खेत में वो डाल दिया, छिड़काव कर दिया डीडीटी का, जब बारिश होगी तो वो सारा डीडीटी बह के आपके पास में जो तालाब होगा ना उसमें पानी सारा इकट्ठा होके कहाँ जाएगा, जो आसपास के तालाब होंगे, ठीक है, वहां चला जाएगा पानी। अब उस तालाब में क्या क्या होगा, उस तालाब में हमारे जू प्लैंक्टॉन्स होंगे। जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होंगे या बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट से। उनको कौन खाती है, उनको खाती है हमारी स्मॉल फिशेस, इतनी सी स्मॉल फिशेस होती है, आप लोगों ने देखी होंगी अपने, है ना। देन उसके बाद क्या होता है, जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खाता है, हमारी स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को खाएंगी हमारी लार्ज फिशेस, जो बड़ी वाली मछलियां होंगी, और इन लार्ज फिशेस को खाएंगे हम हमारे फिश ईटिंग बर्ड्स, जो मछलियों पे शिकार करते हैं, फ्लेमिंगो जैसे, ठीक है, इस टाइप के बर्ड्स होंगे। ठीक, जैसे आपने वो भी देखा होगा किंगफिशर कैसे जाता है लंबी सी चोंच अपनी लेके और मछली को पकड़ के ले आता है ना। देन उसके बाद क्या होता है कि हमारा सपोज कर लो यहाँ पे 0.0003 ppm हमारे वाटर में उसकी कंसेंट्रेशन थी, लेकिन जब इस पानी को बार बार इन जू प्लैंक्टॉन्स ने लिया, ठीक है, जू प्लैंक्टॉन्स मतलब इसमें प्रॉन्स वॉन्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं, उनको जब उसमें लिया तो उसमें उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, थोड़ी और बढ़ गई। जब उसको हमारी स्मॉल फिशेज ने खा लिया, स्मॉल फिशेज को हमारी लार्ज फिशेज ने खा लिया, तो उसमें उनकी और ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाएगी। देन उसके बाद इसमें इनको बर्ड्स ने खा लिया, तो सबसे ज्यादा जो कंसेंट्रेशन, सबसे ज्यादा हमें किसमें, सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव होगा, आपको ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो हमारी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे हमें देखने को मिलेगा, या कौन सा और ऑर्गेनिज्म है जो उससे इफेक्ट होगा, तो वो हमारा जो होगा वो सबसे लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो हमारा फिश ईटिंग बर्ड होंगे उनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो उसी को ही देखने को मिलेगा। ठीक, आपने सपोज कर लो पानी में वो डाला है, पानी में मछलियों ने खाया उसको, और आप गए आपने मछली ली और खा ली, खाते हैं ना बच्चे, फिश भी खाते हैं लोग, तो उसकी कंसंट्रेशन आप में ज्यादा हो जाएगी, ये भी चीज याद रखना। ठीक, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में, इतना ही जानना है आपको। अब आगे आ जाती है हमारी ओजोन लेयर की बारी। आपकी एनसीईआरटी बच्चों ने खोल रखी होगी, है ना। एनसीईआरटी किस किस ने खोल रखी है सामने अपने, या सिर्फ मम्मी पापा को बता रही हो कि हाँ भाई क्लास चल रही है और चिट चैट कर रहे हो इधर। ठीक, तो देखो ओजोन लेयर फॉर्मेशन, पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि ओजोन की फॉर्मेशन क्या होती है। यहाँ पे देखो ओजोन क्या होती है, ओजोन एक, यूं समझ लो कि आपकी अर्थ के ऊपर एक अम्ब्रेला है, छाता, तो छाता आपको किससे बचाता है, सूरज की रोशनी से बचाता है, तो ये पूरी अर्थ के ऊपर छाता है, तो ये किससे बचाएगा, जो हार्मफुल सन रेडिएशंस आएंगी उनसे बचाएगा हमें। ठीक है, हमारे वाला छाता तो बस धूप से ही बचाता है, लेकिन जो हमारी अर्थ के ऊपर छाता लगा हुआ है ना, यहाँ यूं समझ लो कि एक ब्लैंकेट आपकी पूरी अर्थ उसके अंदर कवर है, तो वो आपको किससे बचाएगा, जो सनलाइट से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन है उससे आपको बचाता है, ये चीज याद रखनी है। देन उसके बाद कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप जब जमीन से 18 किलोमीटर या 14 किलोमीटर ऊपर जाओ तो यहाँ पे आपको मिलती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से जब आप 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगी एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। ठीक है, और वहीं पे हमारी प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है हमारी ओजोन लेयर। ठीक, तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये जो पिंक कलर की दिख रही है ना आपको, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है हमारी ओजोन लेयर। ठीक, अब ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनती है ओजोन लेयर, तो कैसे बनेगी कि यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे ना, जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, तो उनपे जब सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट में क्या होगी, यूवी रेडिएशंस होंगी, तो जब उस पे पड़ेगी ना तो वो ऑक्सीजन को तोड़ देंगी। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीजन देखो नेसेंट ऑक्सीजन बन गई, अलग अलग हो गए। अब ये जो अकेले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि किसी के साथ भी चिपक सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बाकी हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ मिल जाएंगे तो बना देंगे क्या, O3। ठीक, बना देंगे O3, और O3 क्या होता है हमारा, ओजोन। ओजोन का क्या फॉर्मूला है, O3। ठीक, तो ये इस तरह से हमारी ओजोन की फॉर्मेशन होती है।
देन उसके बाद आगे क्या है, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। इसकी डिप्लीशन भी तो हो जाती है भाई, आप लोग अच्छा तो काम थोड़ी ना करते हो। हेलो बेटा अभिषेक, हेलो। देन उसके बाद इसकी डिप्लीशन कैसे होती है, ओजोन लेयर इज द रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑन द सन। बिल्कुल सही, यही बात तो समझाई मैंने आपको, है ना। अब देखो डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर किसकी वजह से होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो ये जो हार्मफुल गैसेज है ना, जब ये रिलीज होंगी ना, यहाँ पे देखो डायग्राम पे ध्यान दो, ठीक है। आप लोगों ने अपने घर में फ्रिज लगा रखे, रेफ्रिजरेटर सबके घर में, गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं सारे, है ना। तो अब वो जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर है वहां से रिलीज होती है हमारी गैस, कौन सी, CFC, और वो सीधा जाके हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है, ठीक है, या ब्रोमीन, ठीक है। ये दो आपको याद रखनी है, इनफ है, मोर देन इनफ। मैम मेरा नाम ले लो, क्या नाम है बेटा, आप पहले अपना नाम तो ढंग का रखो, ठीक। तो ये क्या करेंगी इस तरह से, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, जब ये डिप्लीट हो जाएगी तो क्या हो रहा है, यहाँ से हार्मफुल रेडिएशन, ये हमारी यूवी रेडिएशन नीचे आती हुई दिखेंगी हमें, तो ये क्या करेंगी, हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान करेंगी। क्या क्या नुकसान करेंगी ये देखते हैं हम। देखो पहले काजेज क्या क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको लिखना है, ठीक है। नाइट्रोजनस कंपाउंड, यहाँ आप लिख सकते हो कि नाइट्रस ऑक्साइड NOx भी लिख सकते हो, ठीक, इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइन, क्लोरोफॉर्म, ये सब इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत, 2 या 3, ये 4 मैंने इसलिए लिख दिए, किसी को कुछ तो याद आ जाएगा एग्जाम के टाइम पे, है ना। अब देखो आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है, इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो इफेक्ट क्या क्या होंगे, स्किन डिजीज देखने को मिलेंगी हमें, लाइक स्किन कैंसर, सन बर्निंग, आपकी स्किन जो है वो जल जाएगी पूरी, ठीक है, सन बर्निंग देखने को मिलेगी, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद कैटरेक्ट, मतलब कि आपकी आंखों के आगे ना एक वाइट कलर की लेयर आ जाएगी, ठीक है। मतलब हाँ, ये तो हम लोग भी देखते हैं कि अगर आपको यूवी लाइट देखनी हो तो आपको चश्मा पहन के देखना पड़ेगा, चश्मा पहन के देखना पड़े, तो लैब में जब हम ये काम करते हैं तो चश्मा होता है कि प्रॉपर, लेकिन अगर डायरेक्ट आ रही है तो आप लोगों के पास हर टाइम चश्मा नहीं होगा, ठीक। तो आपको ये क्या होगा, कैटरेक्ट जैसी बीमारियां, या क्विक एजनिंग, मतलब कि आपकी स्किन क्या होगी, बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लग जाओगे, लटक जाएगी चमड़ी पहले ही, ठीक। उसके बाद होगी हमारी इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट होगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो आपको बचाता है बीमारियों से, ठीक है, लड़ता है। जब कोई भी आपका बाहर से वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर सैनिक है, WBC वगैरह, ठीक है, तो वो लड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास मतलब एक्सेस सन एक्सपोजर रहता है जिसमें हमारी यूवी रेज होंगी, तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, ठीक, आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। इफेक्ट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड टू स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स में, और इसके साथ साथ हमारे जो क्रॉप हैं, प्लांट्स है, उनकी प्रोडक्शन पे भी हेल्प, उनकी प्रोडक्शन पे भी असर हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की कुछ बहुत घिनौनी सी तस्वीरें थी, वो मैंने लगाना चाहिए, कुछ बच्चों का दिमाग वो खराब हो जाए मन, तो इसलिए मैंने लगाई नहीं, बाकी तो आप समझदार तो हो ही, ठीक है। आगे क्या होगा, अब देखो इन सब चीजों को बचाने के लिए कि एक बैठक हुई, तो उन्होंने क्या किया कि क्या कानून बनाए गए, ठीक है, जो आपको फॉलो भी करने हैं। तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक साइन की गई थी, मतलब कि कानून नियम कब की थी, 1987 में, जिसमें क्या डिस्कस हुआ था, सभी देशों पे ये चीज लागू हुई थी प्रोटोकॉल, मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं उन मतलब सब पे ये चीज लागू की गई थी कि आपको बहुत कम क्वांटिटी में, या फिर आपको जो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर हैं वैसे यूज करने पड़ेंगे, या हर एक कंट्री पे ये बोला गया कि आपको क्या करना है, कम से कम CFC जो है वो रिलीज करनी है, ठीक। तो क्या बोला, द एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन promoting the ozone layer by minimizing the production and consumption of ozone depleting substance, मतलब कि उनकी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक। ये जो स्प्रे वगैरह आप करते हो ना मस्कीटो मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए, ब्लैक हिट, काला हिट, लाल हिट, पीला हिट,
ठीक है, तो ये भी एक कारण है किसका, इसका कारण है, ये भी एक कारण है हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं बेटा। हमारा नेचर तो बहुत कुछ करता है, लेकिन देखो अब इस ऑर्गेनिज्म ने इन सभी चीजों को खा लिया तो इसके पेट में देखो कितना कुछ मिल गया। यहाँ पे देखो कितने नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं जो क्या कर रही हैं, हमारे एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। भाई कितना बुरा हो रहा है, देखो कितने कचरे के ढेर ही ढेर पड़े हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं आपके अगला टॉपिक क्या बोलता है। यहाँ पे देखो ये माउंट एवरेस्ट पे है, यहाँ पे इंसान सांस नहीं ले सकता, लेकिन कचरा कितना पहुंचा दिया है बताओ। अब देखो आपका ये लास्ट है, ठीक, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो आप लोग प्रोड्यूस करते हो ना गार्बेज, गंदगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, पहला कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा कौन सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है, ये आपने पढ़ लिया कि डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है। अब देखो अरे थम जा मेरे कुक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के वेस्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला हमारा आ जाएगा, ठीक है, दो टाइप के वेस्ट होते हैं, दो टाइप के वेस्ट होते हैं, याद रखना मैं क्या बोल रही हूँ, टू टाइप ऑफ वेस्ट, कौन से, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वो वाला वेस्ट जो आपको किचन से मिलेगा, ठीक है, या फिर सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे डिकम्पोजर थे वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं और बाद में उनको मिट्टी में मिला के एक प्रॉपर एक वो इन्वायरमेंट बना देते हैं, एक सॉइल, फर्टाइल सॉइल में मिला देंगे उनको, जिसके लिए क्या हो जाएगी, स्पेस बन जाएगी जिसमें हमारे बाकी ऑर्गेनिजम्स भी, जहाँ हमारे प्लांट ग्रो कर पाए, ठीक। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पहले हमारे बायोडिग्रेडेबल और दूसरे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल में तो आ जाती है हमारी सब्जियां वगैरह जो आपकी मम्मी पील ऑफ, या छिलके बिलके जो भी है, ठीक है, अंडे खा लिए उसके छिलके, केले खा लिए, संतरे खा लिए, मम्मी ने सब्जी काट दी, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी, ये पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, वो सारी हमारी बायोडिग्रेडेबल में आ जाती है। और उसके बाद होते हैं हमारे दूसरे किस टाइप के, नॉन बायो, जो आपने पेप्सी पी ली, ठीक है, या कोला पी लिया, ठीक, या कोई जूस पी लिया, माजा पी लिया, तो उनकी जो बॉटल या पॉलीथीन आपने यूज कर ली है ना, जाते हो ना पॉलीथीन लेके, हाँ करती हूँ, 10% भी मिल जाएगा, रुक जाओ, ठीक। तो दूसरे हो जाएंगे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल, पहले हो जाएंगे हमारे बायोडिग्रेडेबल और हो जाएंगे हमारे दो टाइप के वेस्ट बताए आपको, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इनका डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। द वेस्ट डिकम्पोज नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, पहली चीज तो ये, ठीक, ये चीज नोट कर लो, वो वाला वेस्ट जो हमारे नेचुरली, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा नेचुरली, और दूसरा क्या है, द वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, वो वेस्ट नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, वो कौन सा होगा हमारा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन उसके बाद दूसरा क्या आता है, दे आर सेफ फॉर द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। सेफ क्यों है कि जब ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो हमारी सॉइल को फर्टाइल बना देंगे, जिसमें हमारे दोबारा से प्लांट ग्रो कर पाएंगे और पूरी साइकिल रिपीट हो जाएगी, तो इसलिए ये सेफ है इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन ये वाले जो है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सेफ नहीं है, ये हार्मफुल है ऑफ द इन्वायरमेंट एंड क्रिएट पोल्यूशन, बहुत सारा पोल्यूशन काज कर देते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ी DDT की, ठीक, DDT की एग्जाम्पल पढ़ी थी, DDT हो गया, या फिर क्या हो गया हमारा
पॉलीथीन वगैरह हो गए, पॉलीथीन क्या करेंगे, आपकी नालियों में जाएंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे और पानी नालियों से ना जाते हुए आपके घर के अंदर से जाएगा, है ना। होता ना नालियों में पानी भर जाए, नालियां अगर ब्लॉक हो जाए तो पानी घर में घुस जाता है, तो वो किसकी वजह से, वो जो पॉलीथीन आपके फंस गए हैं ना नालियों में, उसकी वजह से, ठीक। तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं और क्या करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं। देन उसके बाद क्या है, द वेस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरली इंग्रेडिएंट, मतलब कि वो नेचुरल चीजों, अब सब्जी है तो वो भी नेचुरली तो बनी होगी, है ना। अंडे के छिलके हैं, ठीक है, वो भी तो नेचुरली बने होंगे, तो मतलब वो नेचुरली बने होंगे। लेकिन ये वाला जो है, द वेस्ट आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल से बना होगा, जैसे हमारा पॉलीथीन वगैरह जो है, ठीक। देन उसके बाद फोर्थ क्या, दे कैन बी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस, अपने आप वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये रिसाइकल्ड होता है, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मतलब ये दोबारा से रिड्यूस, ये खुद व खुद रिड्यूस नहीं होता। इसके लिए भी हम पढ़ेंगे RRR वाली चीज, 3R करके पढ़ा है ना आपने, RRR, वो देखते हैं हम आगे। उसके बाद इसमें थर्ड फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, ये पॉइंट आपको लिखने हैं, और अगर आपको चाहे वो बायोडिग्रेडेबल पूछ ले सिर्फ भी, तब भी आपको ये 5 से 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट लिख देने हैं। अगर आपको वो पूछते हैं कि आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताना है, तब भी आपको इसी डिफरेंस में से क्या करनी है, सारी 6 लाइन उठा के लिख देनी है और आपके फुल मार्क्स, ठीक। क्या बोलती है ये फिफ्थ लाइन, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परसिस्ट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल इन अ एनवायरनमेंट, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं, क्योंकि इन पे काम शुरू हो जाता है हमारे डिकम्पोजर द्वारा। लेकिन ये जो है ना हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं, क्योंकि बेचारे इनको जो हमारे बायो डिकम्पोजर है ना, वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसलिए ये बहुत देर तक हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। देन उसके बाद सिक्स्थ क्या हमारा एग्जाम्पल इसमें आ गई, पेपर हो गया, वुड हो गया, ठीक है, क्रम्बल्स पता नहीं क्या, ठीक। तो हमारे ये सब जो चीजें हैं ये हमारी किस में आ जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल में, पेपर वगैरह ये सब, ठीक, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं। देन उसके बाद इसमें क्या एग्जांपल आ जाती है हमारी, प्लास्टिक बैग, कैंस, ये सब, ठीक, बॉटल वगैरह जितनी भी है ये हमारी आ जाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये चीज क्लियर हुई। अब ये एग्जाम्पल, ये जो 2 डायग्राम्स है ना, 2 पिक्चर्स है, ये अपने दिमाग में रख लेना, पेप्सी, कोको कोला, ये सब, और ये जो छिलके विलके, तो याद आ जाएगा सब कुछ। अब मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोज, सबसे पहली चीज तो मुझे यही लगती है बेस्ट कि आप ना पहले सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। सेग्रीगेट का क्या मतलब होता है मैम, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट मतलब कि अलग अलग कर दो। आपके घर में गाड़ी आती है ना, स्वच्छ भारत का इरादा, आती है ना गाड़ी भी वेस्ट वाली, हाँ जी, ये भी पढ़ लेंगे। तो वो जो गाड़ी आती है उसमें अलग अलग कॉर्नर बने होते हैं, है ना, कि ग्रीन वाली में आपको बायोडिग्रेडेबल डालना है और ब्लू वाली में नॉन बायो। लेकिन आप कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं ना कि सारा लेके दे इकट्ठा, तो क्या फायदा हमारा पढ़ने का, है कोई फायदा हमारा पढ़े लिखे होने का, ये तो हम बिल्कुल अनपढ़ों वाले काम करते हैं। तो इसलिए बेटा अपने घर में भी बोलना है कि हमें ग्रीन वाले में बायोडिग्रेडेबल डालना है। आपको पढ़ा दिया कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, डब क्या ही हो रहा है ये, ठीक है। तो आपको याद हो गया अब, तो ग्रीन वाले में कौन सा डालना है, ग्रीन वाला जो डस्टबिन होगा उसमें कौन सा वेस्ट मटेरियल जाएगा, और जो ब्लू वाला होगा उसमें कौन सा वेस्ट मटेरियल जाएगा, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। उसके अलावा हमारी साइंस में क्या तरीके हैं ये सब करने के, हाँ जी बिल्कुल। और अब मुझे बताओ कि कौन आइंदा से ऐसा करेगा, कौन अपने घर में ये चीज बोलेगा, बताओ कितना भला हो जाएगा दुनिया में अगर हमारी क्लास में से ये चीज जाएगी कि हमें कौन से वाले कचरे में, कौन से वाले डस्टबिन में कौन सी चीज डालनी चाहिए। तो अपने घर में कौन बताएगा ये सारी चीजें, और आइंदा से क्या करना है, हमें पढ़े लिखे बच्चे हो ना और साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो कभी भी ग्रीन जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं डालना है, ठीक। हेलो पल्लवी सिंह, हेलो बेटा, हाँ जी, बहुत खुशी होगी मुझे कि अगर हम मेरे बच्चे आगे जाके अपने घर में भी ये बात बताएंगे कि कौन सा वाला कचरा किसमें, यहीं से तो अवेयरनेस फैलती है ना। आप जैसे ही बच्चे तो आगे देश चलाएंगे। चलो अब क्लास पे आ जाते हैं, बहुत होगी सोशलिस्ट बातें।
अब देखो क्या होती है कंपोजिंग एंड वर्मी कंपोजिटिंग, ये क्या होती है। तो इसमें आपको मैं सिंपल सा डिफरेंस बता दूं कि इसमें क्या होगा कि जो कंपोजिंग होगी ना, ये अपने आप कोई भी आपका जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है, आपने यहाँ पे रखे हैं, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या हो जाएंगी, वो हमारी मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सॉइल में ही। लेकिन वर्मी कंपोजिंग में क्या होता है कि आपने कोई भी ऐसे बॉक्सा लिया, उसमें सारा कचरा डाल दिया, कौन सा, लेकिन बायोडिग्रेडेबल कचरा डाल दिया उसमें, ठीक है, अनरियल, गुड बेटा, ठीक। तो उसमें हमने, अब मेरी बात सुन लो, सीरियस क्लास में आ जाओ, बी सीरियस। अब देखो कि मैंने आपको बताया कि कंपोजिंग में क्या होगा कि एक आपने कचरा, एक मतलब खड्डा सा निकाला, उसमें आपने सारा क्या था बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डाल दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सॉइल बन जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद काम कर लेंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जितना भी आपने एक खड्डा खोद लिया, उसमें सारे आपने क्या डाल दिए, बायोडिग्रेडेबल, मतलब छिलके विलके पत्ते वत्ते सब डाल दिए, प्लस उसमें वर्मी कंपोस्टिंग में याद रखना आपने एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म डाला, जिसको क्या बोला आपने, अर्थवॉर्म, ठीक है, केचुआ जिसको बोलते हैं। तो वो जो केचुआ वर्मी कंपोस्टिंग में यूज होता है वो कौन सा होता है, रेड अर्थवॉर्म, ठीक है, कौन सा होगा, रेड अर्थवॉर्म, ठीक। रेड अर्थवॉर्म जो है वो आपने उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, जब आपने उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया वो फटाफट काम करेगा और जो हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको फटाफट वो मिट्टी में मिला देगा, ठीक। जो उसका वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक, कैसे मिलाएगा वो, उसको मिनरल रिच बना देगा, उसको वो मिट्टी कर देगा और मिनरल रिच बना देगा, ड्यू टू किसकी वजह से, उसमें जो एक्सक्रीशन होगी, जो उसका जो एक्सक्रीटा होगा उसकी वजह से भी, ठीक, वो केमिकल रिलीज होगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा वाला फास्ट प्रोसेस है, तो इसमें तो वही नेचुरली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो धीरे धीरे काम करेंगे, आएंगे तो डिकम्पोज तो हो जाएगा, लेकिन इसमें हम जानबूझ के रेड अर्थवॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये और भी जल्दी होगा। तो फास्टर वाला कौन सा होगी, हमारी डिकम्पोजिशन, फास्ट होगी हमारी वर्मी कंपोजिशन। और ये क्या बना देंगी बाद में, मैन्योर बना देगी, जो आप अपनी फसलों में डालोगे वो नेचुरली और हेल्दी होगी आपके लिए, खाने के लिए भी, ठीक, रेदर देन कि आप कोई बाहर से लेके आते हो फर्टिलाइजर वगैरह, तो वो कॉस्टली होंगे एक तो, और क्या होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे, वो आपके इन्वायरमेंट को भी हार्म करेंगे, ठीक। देन उसके बाद दूसरा क्या है, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग का मतलब होता है कि कोई भी गार्बेज आप लो, ठीक है, उसको एक खड्डे में डाल दो, ऊपर से मतलब उसको पक्का कर दो, देन उसके बाद मीथेन गैस जब बनेगी, तो जैसे आपने देखा ना कि वो है गोबर गैस प्लांट वगैरह, उसी तरह से होता है ये भी, ठीक। तो लैंड फिलिंग इसको बोलते हैं। उसके ऊपर मतलब रोड वोड बना दो या कुछ भी कर दो आप, लेकिन कचरा वो है सारा वो एक नीचे खड्डे पे बंद कर दो, ठीक। देन उसके बाद इंक्रेशन क्या होता है कि ये मोस्टली यहाँ पे दे रखा है मेडिकल वेस्ट के लिए, या फिर आप सिंपली इसको बोल दो कि कोई भी कूड़े को आग जला के जब आप खत्म करते हो, भस्म करते हो, तो वो आ जाता है हमारे इंक्रेशन में, ठीक। लाइफ प्रोसेस का वीडियो बेटा जल्दी आएगा, आई थिंक आपका लाइफ प्रोसेस का हो भी गया, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपका लाइफ प्रोसेस का भी ले लूंगी, वो आपके तरुण सर ने लिया पहले का, कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा से कंडक्ट कर पाऊं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसी तरह से और भी वीडियो जरूर मिलेंगी। आगे देखते हैं कि और क्या बचा है हमारा। ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, ठीक। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।